हफ्ते की शुरुआत मनी गुरु के साथ करेंगे। आज बात आपके इन्वेस्टमेंट्स और साथ ही 2014 में जिन फंड्स ने आपको अच्छा मुनाफा दिया, क्या 2015 भी उनके लिए अच्छा साबित होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ है हर्ष रुंगटा, चीफ फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटी से। हर्ष, आपको नए साल की शुभकामनाएं और साथ ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे मेरा पहला सवाल मिड कैप फंड्स को लेकर ही होगा। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं, मिड कैप का कितना हिस्सा आज के समय में होना चाहिए? क्योंकि रिटर्न्स की अगर देखें तो जो बेंचमार्क इंडाइसेस, चाहे भले सेंसेक्स हो, निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया, स्मॉल कैप शेयरों ने भी अच्छा रिटर्न इस साल दिया, यानी कि पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में नए साल में अगर निवेश की शुरुआत करनी है तो क्या राय आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? पल्लवी, अगर हम फंड परफॉर्मेंस की बात करें या मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये सही है कि जो हम अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं, जो लार्ज कैप फंड्स, जो लार्ज कैप कंपनी से कंस्टिट्यूट किया गया है, तो जो निफ्टी या सेंसेक्स का रिटर्न है वो 30% के आसपास रहा है। अभी जो हम अगर मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का देखें तो 69.5% के आसपास आपको मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स ने दिया है, और अगर स्पेसिफिकली स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो अराउंड 66% के आसपास रिटर्न रहा है। अब आपको ये देखना है, जब आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपको पास्ट रिटर्न्स या एक साल का रिटर्न्स देख के आप अपना पोर्टफोलियो फ्यूचर के लिए नहीं बनाते। आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपकी खुद की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाते हैं, आप अपने इस हिसाब से बनाते हैं कि जहां पे आप कंफर्टेबल हैं और जो चीज में आपको टेंशन ना हो आपके पोर्टफोलियो को लेके। सो मेरा सुझाव ये रहेगा, अगर आप एक अपना कोर पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो 60 to 70% जो होना चाहिए वो लार्ज कैप में होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप आपको स्टेबल रिटर्न्स देता है, और जो मिड एंड स्मॉल कैप है वो वोलेटाइल भी होता है। बढ़ते हुए मार्केट में वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देते हैं, और घटता है मार्केट तब उस समय भी आपको जो बेंचमार्क है उससे ज्यादा नुकसान होने की आपको ना गुंजाइश रहती है। सो पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप एक मिक्स बनाइए, 60 to 70% आप लार्ज कैप में रखिए, 20 to 30% आप मिड एंड स्मॉल कैप में रखिए, और बाकी का जो 10% रहेगा वो आप कोई भी इंटरनेशनल फंड्स या एक सेक्टर फंड्स जो अगर आप समझते हैं तो इस प्रकार अब आप अपना पोर्टफोलियो पूरा बनाएं, ना कि सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए। हर्षवर्धन, इनफैक्ट यहाँ पर कॉशियस रहने की कितनी जरूरत है, क्योंकि लुभावने रिटर्न्स दिख रहे हैं। 2014 में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, यहाँ तक कि कुछ फंड्स ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया, यानी जितना निवेश किया गया उसका दुगना रिटर्न उनको मिला है विद इन 1 ईयर। ऐसे में अगर लंबी अवधि के लिए कोई पोर्टफोलियो बना रहा है या फिर 3 से 5 साल की मध्यम अवधि के लिए भी पोर्टफोलियो बना रहा है, रिटर्न्स को कितना ध्यान में रखें और गोल्स को कितना प्रायोरिटी दें? गोल्स को आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब मैं रिटर्न्स की अगर हम बात करें, आप देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर की हमने बात की, सेंसेक्स ने आपको 30% रिटर्न दिया, लेकिन क्या ये गारंटी है कि आपको 30% रिटर्न आपके नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको मिलने वाला है? तो आप अगर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देख के आप 3 इयर्स के उसको एक्सपोलेट करके आप सारा इक्विटी में पैसे अगर डाल दें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो मीट होना भी शायद मुश्किल हो सकता है। मार्केट वोलेटाइल रहता है, कोई भी साल में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न मिलता है, लेकिन फिर बाद में वापस गिर सकता है। तो अगर आपका 3 साल का होराइजन है तो आप इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते, आपको बैलेंस फंड या तो डेट फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना होगा, जिसका रिटर्न 30% भले ही नहीं हो, लेकिन रिटर्न एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखिए, रिटर्न एक पास्ट परफॉर्मेंस है, वो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं रहती उसमें। बिल्कुल, तो रिटर्न्स आप जरूर ट्रैक करें अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स के भी, और साथ ही टॉप 5 फंड्स भी आपको हमने बताया 2014 में किन मिड कैप फंड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट सुंदरम स्माइल पूरे पैक में विनर रहा, 105% तक का रिटर्न इस 1 साल में मिला है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि आप नया निवेश करने से पहले अपने गोल्स जरूर सेट करें कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़ें। शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और सबसे पहले दर्शक पंकज लहरिया हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। नमस्कार पंकज, नए साल की मुबारकबाद आपको, और साथ ही आपने जो करंट इन्वेस्टमेंट्स बताए हैं उनकी शुरुआत कब की है आपने, उस बारे में थोड़ा बताएं। म्यूचुअल फंड्स की जी पंकज, म्यूचुअल फंड्स को जस्ट मैंने नवंबर मंथ में स्टार्ट किया है। ओके। और मैं 2008 से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं इसमें स्टार्ट नहीं किया था मैंने इन्वेस्ट करना। और किस गोल के लिए आप ये रकम जुटा रहे हैं? आपने बताया लगभग 9,000 रुपए हर महीने आप SIP में निवेश कर रहे हैं। एग्जैक्टली गोल्स क्या हैं लॉन्ग रन में? कब आपको रकम की जरूरत है? अभी तो मुझे इमीडिएट 3 इयर्स के बाद ही 5 लाख चाहिए अप्रोक्स। ओके। 5 लाख का मैंने टारगेट बनाया है, जो डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया था वहाँ डिटेल में। जी जी।
ठीक है, एक बार आपकी डिटेल्स पर ध्यान दें कि कौन कौन से फंड शामिल है। पंकज का जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी एक फंड है, टैक्स सेविंग प्लान है, 3,500 रुपए इसमें निवेश करते हैं। एचडीएफसी मिड कैप की हम बात करें तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग 1,000 रुपए एसआईपी के जरिए निवेश है। साथ ही आईसीआईसीआई बैलेंस में भी 1,000 रुपए का निवेश उन्होंने किया है। इसके अलावा भी कुछ फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी से, आईसीआईसीआई ब्लू चिप इक्विटी और साथ ही आईसीआईसीआई टैक्स प्लान, रिलायंस टैक्स सेवर 1,000 रुपए और साथ ही 1,500 रुपए, यानी कुल जो राशि है 9,000 रुपए के आसपास की है। आज ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने की बात है हर्षवर्धन, इनके ज्यादातर फंड्स जो है टैक्स प्लानिंग वाले हैं, यानी कि लगभग 6 में से 3 फंड्स ऐसे हैं जो टैक्स सेविंग के लिए इन्होंने शुरू किए हैं। एग्जैक्टली क्या राय आप देंगे इन्हें, क्योंकि इनका लक्ष्य काफी इमीडिएट है। इन्होंने बताया 3 साल में 5 लाख की राशि चाह रहे हैं। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल होगा इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का जुटाना? वेल पंकज जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी स्प्रेड है। आपके लार्ज कैप, मिड कैप और टैक्स सेविंग फंड्स भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन जैसे पल्लवी ने कहा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और जो आपके गोल है उसमें मिस अलाइनमेंट है। आप देख लीजिए, आप 3 फंड्स में निवेश कर रहे हैं जो टैक्स प्लानिंग के हैं और आप हर महीने उसमें निवेश कर रहे हैं। आपको ये जानना होगा कि टैक्स प्लानिंग फंड्स में 3 साल का लॉक इन होता है और वो लॉक इन होता है जो आप हर इंस्टॉलमेंट देते हैं वो उस इंस्टॉलमेंट का 3 साल तक लॉक इन होता है। सो आपने जनवरी 2015 में जो एसआईपी की है उसका लॉक इन जो खत्म होगा वो होगा जनवरी 2018 में, और जो आप फरवरी में कर रहे हैं वो आपका फरवरी 2018 में फ्री होगा। तो आपको जो एक साथ सारे पैसे 5 साल बाद चाहिए वो आपको टैक्स सेविंग फंड से नहीं मिलेंगे। जो प्रीवियस 3 इयर्स के हैं, जो आप 5 साल बाद जो आपको चाहिए, तो 2 साल बाद अभी जो आप इन्वेस्ट करेंगे अप टिल नेक्स्ट 2 इयर्स वही आपको फ्री होगा रिडीम करने के लिए, बाकी आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। और जो टैक्स सेविंग फंड्स हैं वो भी आपको थोड़े अगर आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना ही है तो आपको 3 फंड्स की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 रखिए। सो एक्सिस लॉन्ग टर्म आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीआईसीआई टैक्स प्लान, रिलायंस में से आप कोई भी एक रखिए जो आप कंफर्टेबल हैं, जो आप रखना चाहते हैं। दोनों फंड अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक आपका जो अक्यूमुलेशन की बात है, आपने 9,000 रुपए हर महीने कर रहे हैं और आपका लक्ष्य जो है वो 3 साल बाद 5 लाख रुपए के लिए है। अब अगर हम 10% रिटर्न अगर नेक्स्ट 3 इयर्स में देखें तो आपका लगभग कॉर्पस जो इकट्ठा होगा वो होगा 3.79 लैक्स, और अगर हम 12 to 15% देखें तो 4 लाख आसपास आपके पास फंड इकट्ठा होना चाहिए। तो 5 लाख आपके ऐसे भी मुश्किल होगा, उसमें से भी आप टैक्स प्लानिंग फंड्स में से रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो जो गोल्स हैं वो आपके डेफिनेटली मीट नहीं कर पाएंगे आप इन इन्वेस्टमेंट से। आपको कोई और ऑल्टरनेटिव देखना होगा जिससे आप अपना गोल्स मीट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आई वुड से कि आप कंटिन्यू करिए, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो स्कीम्स भी ठीक है, जो चेंजेस करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आई थिंक ऑल इज फाइन। ऑलराइट, तो यानी फंड्स का सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें आप टैक्स सेविंग, क्योंकि फंड्स आपने कई सारे चुने हुए हैं, लॉक इन का खास ख्याल रखना होगा। जो आखिरी साल की एसआईपी होगी, ध्यान रहे कि 3 साल उससे कैलकुलेट हो रहे हैं, यानी ओवरऑल आपकी जो रकम है वो 6 साल के लिए लगभग एक पर्टिकुलर एसआईपी में ओवरऑल देखा जाए तो आपके गोल्स के अकॉर्डिंग जितने कम समय में आपको पैसे चाहिए मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। ध्यान से आप आगे पोर्टफोलियो में चेंजेस करें। एक्सपर्ट की तरफ से सभी फंड्स अच्छा परफॉर्म करें। 3 साल का प्रदर्शन भी आपके सामने है। मिड कैप शेयरों में क्योंकि अच्छी तेजी देखी गई, इसलिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में लगभग 40% तक का रिटर्न आपको मिला है। इसके अलावा आपने बैलेंस फंड भी शामिल किए हुए हैं, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फंड्स का जहां तक सवाल है, अलग एक ही कैटेगरी के 3 फंड्स आपने चुने हैं, उनमें से कोई एक फंड आप कैरी कर सकते हैं आगे के लिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। अपने दर्शकों को बताएं किस तरह सवाल भेजने। आप हमें सवाल ईमेल या एसएमएस के जरिए भेजें। सेव हमारा कोड है, सेव लिखकर भेजना होगा उसे 57575 पर, या फिर मेल करें moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। फिलहाल एक ब्रेक, चलो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। हर्षवर्धन रुंगटा आज के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ बताने के लिए आपको कि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और बेहतर कैसे हो सकता है। कुछ और दर्शक है, उनसे बात करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर श्याम राव इंदौर से जुड़े हैं। नमस्कार मिस्टर राव, गुड इवनिंग और आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया था, एग्जैक्टली गोल्स क्या है जिसके लिए आप ये रकम जुटा रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, थैंक टू यू। सबसे पहली बात तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम से
वो लोग जो लोग अपना पोर्टफोलियो बना नहीं पा रहे थे, अब लोग काफी लोग हद तक वो चीज में मदद मिल रही है हमें पोर्टफोलियो बनाने में। जी। तो थैंक यू सो मच फॉर एंटायर जी बिजनेस। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जी हाँ। अपना गोल्स जरूर बताएं यहाँ पर कि किस मकसद से आप ये रकम जुटा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा गोल्स है, मुझे ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरे गोल्स को ध्यान में रखते हुए कितना किस हद तक ठीक है, और मैं अपना गोल्स इस पोर्टफोलियो के बेस पे अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। एग्जैक्टली गोल्स में इमीडिएट गोल कौन सा है, और लंबी अवधि के लिए आपने जिक्र किया था कि बेटी की पढ़ाई और आगे उसकी शादी के लिए आपको रकम जुटानी है, बट 2019 में भी आपको शायद एक इमीडिएट खरीदारी करनी है, शायद गाड़ी आप खरीदना चाह रहे हैं, उस बारे में बताएं कितनी की रिक्वायरमेंट होगी आपसे 3 से 4 साल बाद। हाँ, देखिए, मेरा जो फर्स्ट गोल जो है वो 2019 में मुझे अराउंड 6 लाख का अपना कार परचेज के लिए रकम चाहिए 2019 के लिए। उसके बाद मेरा चाइल्ड जो है वो 2.5 years का है, और मुझे उसकी एजुकेशन के लिए 2026 में 9-10 जब हाई स्कूल के लिए वो आएगा तो मुझे उसके लिए अराउंड 2 लाख रुपीज चाहिए होगा। उसके बाद 2028 में मुझे 4 लाख चाहिए होगा। देन 2030 में 30 लाख चाहिए होगा उसकी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के लिए। 70 लाख रुपीज मुझे 2035 में चाहिए। बहुत क्लियर आपने गोल सेट किए हैं, बहुत आपको हम कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे। लेकिन शाम ये बताएं कि आपने जो अपने पोर्टफोलियो में फंड्स बताए हैं, इसके अलावा भी आपका कहीं और इन्वेस्टमेंट चल रहा है? देखिए, इसके अलावा मेरा जो मेरे ईपीएफ में मेरा जो एक्चुअल आई मीन गवर्नमेंट सर्विस, तो मेरा ईपीएफ जो अराउंड 2500 पर मंथ डिडक्ट होता है। ठीक है। और उसके अलावा फिलहाल मेरा कोई सेविंग नहीं है। ठीक है, आपके फंड्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आपने बिरला सन लाइफ का फंड लाइन एक पूरी चूज किया है, लगभग 1000 रुपए उसमें जाते हैं। आईसीआईसीआई डायनामिक 1000 रुपए उसमें भी, और एसबीआई मैग्नम का ग्लोबल फंड इन्होंने चूज किया, यानी 3000 रुपए फिलहाल ये हर महीने एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। हर्षवर्धन, फंड्स 3 इन्होंने चुने हैं और इनके गोल्स बहुत सारे हैं। क्या फंड्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, एलोकेशन आप बढ़ाएंगे, या फिर इन्हीं फंड्स में कुछ रिजेक्ट कर सकते हैं? क्या एग्जैक्टली करना चाहिए इन सभी गोल्स को पाने के लिए? वेल मिस्टर राव, आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो में जो 3 स्कीम्स आपने चूज कर रखी है वो अच्छी हैं और आप उन तीनों में कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ मुझे एक कंसर्न जो है वो ये है कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आपके गोल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा ना मिसमैच है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि 5 साल बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है और आप ये 3000 रुपए जो हर महीने का कर रहे हैं, अगर हम 10% रिटर्न भी देखते हैं तो आपका जो अक्यूमुलेशन होगा वो होगा 2.34 lakhs, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 लाख रुपए की है। और इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं 12 साल बाद जो आपको चाहिए, अगर 10% रिटर्न ही हम अगर देख रहे हैं तो 8.36% होता है। 2030 में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 11 लाख होता है, जहां आपको जरूरत है 30 लाख रुपए की। एक चीज क्लियर है इन सब कैलकुलेशंस के बेसिस पे कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस इन्वेस्टमेंट से तो बाय इटसेल्फ पूरी नहीं होने वाली हैं। आपको या तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और या तो आपको अपने गोल्स को टोन डाउन करना होगा, या कई गोल्स आपको शायद एलिमिनेट करने होंगे। जहां तक फंड्स की बात है, और जो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो एग्जिस्टिंग 3 स्कीम्स में ही आप बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको और फंड्स जो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये है कि आपकी फैमिली या डिपेंडेंट्स हैं, तो आप अपनी जो इनकम है उसका कम से कम 10 से 15 टाइम्स का जो आप एक टर्म पॉलिसी जरूर लीजिएगा, ताकि वो आपकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे। इनफैक्ट एक बार आपको फिर से बता दें कि 2019 जो आपका पहला गोल है उसमें अगर आप 3000 रुपए निवेश करते हैं 10% के रिटर्न से भी करीब 2 लाख के आसपास रकम बनेगी, यानी आप अपने गोल से काफी पीछे होंगे। 12 साल बाद जो आपने बताया कि 2026 में आपको रकम की जरूरत है, अगर इसी निवेश को कंटिन्यू किया तो भी 8.5 लाख के आसपास आपकी रकम बनेगी। 2030 जो आपको रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ गोल है वहां पर भी एक 10% का एवरेज रिटर्न भी अगर हम एस्टिमेट करें तो भी 11 लाख की राशि बनती है। और 2035 रिटायरमेंट के लिए आपको 3000 जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी 25 लाख के आसपास ही राशि बनेगी। इसलिए जैसा हर्षवर्धन ने भी कहा कि आपको गोल्स में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और साथ ही करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी थोड़ा बढ़ाने की। रिटर्न आपके सामने है, फंड्स अच्छे हैं, लगभग 30% से लेकर 35% तक का रिटर्न इन पर्टिकुलर फंड्स में आपको मिला है। कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से याद दिलाएं सवाल कहां भेजने हैं। आप हमें ईमेल करें moniguru@zmedia.com, zmedia.slgroup.com, या फिर आप हमें SMS करें सेव लिखकर अपना सवाल 57575 पर।
देख रहे हैं मनी गुरु में सेविंग स्पेशल और हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा है आज के मेहमान, बताने के लिए आपको पोर्टफोलियो में क्या सुधार जरूरी है। इस वक्त फोन लाइन पर वीरू हैं गुड़गांव से हमारे दर्शक। नमस्कार वीरू जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही किस मकसद से आपने निवेश शुरू किया है, कितना समय आपको हुआ ये भी बताएं। थैंक यू सो मच मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम एंड हर्षवर्धन जी। मेरा ये सवाल है कि मैंने जो SIP चालू किया था, मेरा गोल से सारा लॉन्ग टर्म का है। ओके। मैंने SIP चालू किया फोकस ब्लू चिप फंड में, एक्सिस लॉन्ग टर्म में, रिलायंस टाइप टर्म में, रिलायंस स्मॉल कैप मिड कैप। ओके। 1000 पर मंथ में लेटेस्ट न्यू इन्वेस्टर हूँ। 6 महीने से कर रहा था जी। एक जीवनानंद का पॉलिसी है 40,000 का, सम इश्यूड है 22 lakhs का। ओके। एज है 29 years। PPF में 50,000 बैलेंस है, बैंक बैलेंस। राइट। कंटिजेंसी भी है, पर्सनल लोन 5 lakhs का चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि इज इट ऑल माय फंड्स आर ओके? ओके। एंड इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म, ऑलराइट। What will be लॉन्ग the टर्म idea? के लिए निवेश आपने किया है, अच्छी अप्रोच है, सही अप्रोच के साथ आप आगे चल रहे हैं, लेकिन फंड्स सही है नहीं ये जानते हैं एक्सपर्ट से। इनफैक्ट जैसा हम देख पा रहे हैं रिलायंस के ही 2 फंड्स इन्होंने शामिल किए हुए हैं, एक टैक्स सेवर और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स से जुड़ा हुआ है रिलायंस स्मॉल कैप फंड इन्होंने लिया है। फोकस ब्लू चिप में भी 1000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी एक्सिस का जो एक फंड है, टैक्स सेविंग फंड है, अगेन 1000 रुपए की SIP उसमें भी ये कर रहे हैं। इनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इन्होंने बताई कि एक लोन इनका चल रहा है, इसके अलावा एक LIC पॉलिसी, टर्म प्लान भी लिया है 5 करोड़ का। ओवरऑल पोर्टफोलियो की डिटेल्स हर्षवर्धन आपके पास है, कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो और क्या वीरू को अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव की जरूरत है? अगर लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं तो क्या ये फंड्स, क्या ये सिलेक्शन सही है आपकी नजर में? वेल वीरू जी, अगर आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो जो स्कीम्स हैं वो ठीक है, सिर्फ आपने जो पोर्टफोलियो में रिलायंस स्मॉल कैप इंक्लूड कर रखा है, लॉन्ग टर्म का आपका ऑब्जेक्टिव है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करें। और मिड एंड स्मॉल कैप में भी आप अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं जिनके ऑब्जेक्टिव भी थोड़े अलग होते हैं। मेरा सुझाव रहेगा रिलायंस स्मॉल कैप फंड को आप रिप्लेस करके IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। बाकी जो फंड्स हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जब हम देख रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, आपके पर्सनल लोन या कंटिजेंसी फंड जो आपने पूरी तरह अपना जो बना रखा है वो ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने 6 लाख रुपए का खुद का ले रखा है, विच इज नाइस, तो आप बाकी सब कंटिन्यू कर सकते हैं। और ध्यान रखिए आगे बढ़ाना है आपको इन्वेस्टमेंट्स, तो आप मेजर कंसंट्रेशन जो है वो लार्ज कैप में रखिएगा। मिड एंड स्मॉल कैप में आप 30% तक मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रखिए। जो शॉर्ट टर्म में है आपको शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न आपको मिड कैप फंड्स में आपको दिखा रहे होंगे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि आप 60 to 70% लार्ज कैप में रहें और बाकी अमाउंट आप मिड कैप या कोई सेक्टर फंड या कुछ जोड़ना चाहें तब कर सकते हैं। यानी एलोकेशन में भी बदलाव की जरूरत है हर्षवर्धन। इनफैक्ट समय की कुछ कमी है, इसलिए इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। जैसा आपने कहा, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि एलोकेशन जब ये कर रहे हैं तो मिड कैप से थोड़ा सा बाहर आकर लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया हर्षवर्धन अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। और साथ ही दर्शकों को बता दें कि आज म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों को हमने शामिल किया। हर सोमवार को आप अपने सवाल सेविंग्स और टैक्स से जुड़े हुए भेज सकते हैं इस कार्यक्रम में। साथ ही मंगलवार के दिन लोन्स के से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल करते हैं शाम 6:30 के कार्यक्रम में। इंश्योरेंस रहता है हर बुधवार को हमारा टॉपिक, और थर्सडे का दिन प्रॉपर्टी के नाम रहता है। साथ ही शुक्रवार को हमारी खास पेशकश होती है वुमेन स्पेशल, महिला दर्शकों के सवालों को और समस्याओं को हम लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको भी कोई सवाल या सुझाव लिखकर भेजने हैं तो मेल करें हमें moneyguru@zmedia.slgroup.com। SMS करने के लिए सेव लिखना होगा, स्पेस देकर सवाल भेजना होगा 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।